स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉलेज डायरी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो हमने सोचा ये सही समय होगा आपको हर इन्फॉर्मेशन देने के लिए नीट काउंसलिंग से रिलेटेड जो एमसीसी कंडक्ट करवाती है। तो हम इस वीडियो में नीट काउंसलिंग 2020 से रिलेटेड हर चीज के बारे में बात करेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लाइफ के 6 से 7 मिनट इस वीडियो को दे दीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। नहीं तो कभी कभी बच्चों का काफी भारी नुकसान हो जाता है काउंसलिंग के समय, कुछ गलतियां करने के कारण उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाता। तो हम आज यहाँ बात करेंगे कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या शेड्यूल होने वाला है, क्या स्कीम रहेगी इस काउंसलिंग की, क्या फीस लगती है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से प्रेफरेंस दी जाती है, रिफंड का क्या पॉलिसी होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या देने पड़ते हैं कॉलेज में, किस तरीके से कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है, अपग्रेडेशन क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, नीट 2020 की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है काउंसलिंग के लिए। 28 अक्टूबर को ही हो गई थी लगभग दोपहर में। तो अगर अभी तक किसी ने नहीं की है तो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, 2 तारीख तक आप कर सकते हैं बच्चों। और यह है वो साइट जहां जाके आप अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करेंगे। लिंक जो होगा हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देगी हमारी टीम। आप जाइए, वहां क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो चलिए अब मेन कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते होंगे जो शेड्यूल है पूरे ऑनलाइन काउंसलिंग का। अब बच्चे मुझे ये देख के बोलते हैं कि क्या सर इसमें आप क्या बताओगे, इसमें तो हमको सब कुछ दिख ही रहा है। लेकिन बच्चों, यही है गुरु मंत्र, यहीं से चक्रव्यूह की रचना की जाती है और इसी को तो सॉल्व करना है। ये अगर आपने सॉल्व नहीं किया, ये गुरु मंत्र अगर आपने नहीं समझा, तो आप काउंसलिंग में भारी भरकम मिस्टेक कर दोगे। काफी बड़ा नुकसान हो सकता है आपका जस्ट इस शेड्यूल को ना समझने से। तो चलिए मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि क्या चीज कब होती है और उसको कैसे करनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। 28 से 2 के बीच में आप कभी भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट आपको रोल नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ डालिए, मोबाइल नंबर डालिए जो आपने रजिस्टर किया था। ये सब कुछ आपके एनटीए के रैंक लेटर पे रहता है, सीधा वहां से आपको कॉपी करना है, कुछ चेंज नहीं करना। याद रखना, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना। हाँ, और आपको मैं एक और बात बता दूं कि इस समय ऑनलाइन काउंसलिंग के समय आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। फिर आती है बात पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग की। अब यहीं पे बात आती है, पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं 2 तारीख तक। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप सेकंड राउंड के लिए अप्लाई करके फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है तब भी आप सेकंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीट मिल जाती है और आपको वो सीट रखते हुए अपग्रेड करना है तो आप उन्हीं कॉलेज में प्रेफरेंस भर सकते हैं जो आपने फर्स्ट राउंड के चॉइस फिलिंग में उनसे ऊपर भरे थे। आप उन्हीं में से प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बट और कॉलेजेस आप ऐड नहीं कर पाएंगे अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो। तो हमेशा याद रखिएगा कि वही कॉलेजेस भरे जाएं राउंड 1 के चॉइस फिलिंग में जो आपको चाहिए, और उसी प्रेफरेंस में भरी जाए जैसे आपको चाहिए। इसमें गलती मत करना, नहीं तो भारी नुकसान हो जाएगा। बहुत बच्चों को मैंने देखा है, उन्हें फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है और उन्हें नहीं चाहिए होता है और वो रिस्क नहीं लेना चाहते, अपग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके ऊपर उन्हें ऐसे कॉलेजेस भरे थे जो उन्हें अब नहीं मिल सकता इस कट ऑफ। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है सेकंड राउंड में तो वही चॉइस फिलिंग कीजिए जो आपको चाहिए और उसी प्रेफरेंस में कीजिए जिस प्रेफरेंस में आपको चाहिए, ताकि आपको बाद में रेग्रेट ना हो। अब आती है बात 3 और 4 को आपका प्रोसेसिंग होगी, एमसीसी की टीम प्रोसेस करेगी पूरे रिजल्ट को और 5 तारीख को आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। यह एक पीडीएफ फॉर्मेट में एमसीसी के साइट पे अपलोड हो जाएगा। आपको अपनी रैंक चेक करनी है, उसके आगे आपका नाम लिखा होगा, आपकी कैटेगरी लिखी होगी और लिखा रहेगा कि आपको अलॉट हुआ है कॉलेज या नहीं हुआ है। अगर अलॉट हुआ होगा तो कॉलेज का नाम उसके आगे लिखा रहेगा। हाँ, जब आप ये देख लेते हैं तो अब शुरू होती है आपकी एडमिशन की प्रोसेस। 6 से 12 नवंबर के बीच में आपको कॉलेज में ऑफलाइन जाना पड़ेगा अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, या फिर अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए भी जाना है सेकंड राउंड में तो भी आपको ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा। आप पहले एडमिशन लीजिएगा, उसके बाद आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कीजिएगा राउंड 2 में। अगर कोई बच्चा रिपोर्ट नहीं कर पाता है 6 से 12 के बीच में तो उसको अगर कोई भी सीट मिली है तो उसे नल कर दी जाती है, तो उसे सीट नहीं अप्लाई होती है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है वो अब आपको नहीं चाहिए और आप सेकंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए कि मुझे ये नई चीज सीट चाहिए, तो आप मत जाइए, आपकी सीट को ऑटोमेटिकली नल कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आपको वो सीट चाहिए तो आप 6 से 12 के बीच में वहां जाइएगा और आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस देनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने पड़ेंगे, तो यह है वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे कॉलेज में एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। पहला डॉक्यूमेंट होगा अलॉटमेंट लेटर जो आप एमसीसी के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड, आपके एनटीए नीट का एडमिट कार्ड, रिजल्ट लेटर जो आपके एनटीए के साइट पे अवेलेबल है। जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। चिंता मत कीजिए, आपको नहीं बनवाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द बच्चों के 10th क्लास के रिपोर्ट कार्ड पे उनका डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो उससे काम चल जाएगा।
10th क्लास का सर्टिफिकेट, 10+2 मतलब 12th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 8 वो पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी, आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जनरेटेड जो ऑनलाइन जनरेट होगा, वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब आधार वाधार, और अगर आपके कोई फॉलोइंग सर्टिफिकेट अप्लाई होते हैं तो आप वो सर्टिफिकेट बनवाइएगा, SC ST का, OBC का, डिसेबिलिटी का या EWS का, और वो लेके आपको कॉलेज जाना पड़ेगा विद द फीस। अब बच्चे बोलेंगे सर हमें अपग्रेड करना है तो भी हमें फीस देनी पड़ेगी। हाँ बच्चों, आपको अपग्रेड करना है तो भी आपको फीस देनी पड़ेगी। जब आपको सेकंड राउंड में काउंसलिंग में आपको अगर न उससे अच्छा कोई कॉलेज मिलता है तो फीस डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आप देखते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग। आपने यहाँ रिपोर्ट कर दिया। अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है 18 से 22 नवंबर के बीच में। वही चॉइस फिलिंग होगी, आपको बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पर अगर आपको कोई सीट मिल गई तो वो मिल गई, समझ गए आप। जैसा कि आप ऊपर भी देख रहे हैं, फर्स्ट राउंड में भी चॉइस लॉकिंग होती है और यहाँ भी चॉइस लॉकिंग होती है, तो आपको चॉइस लॉक भी करने हैं ध्यान से। प्रोसेस होगी सीट्स और रिजल्ट आपका अनाउंस होगा 25 नवंबर को, और फिर उसी तरीके से आपको कॉलेज रिपोर्ट करने पड़ेंगे विद डॉक्यूमेंट्स एंड फीस 26 से 2 दिसंबर के बीच में। अब आती है बात कि सर मॉपअप राउंड। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि जो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती हैं जो हर स्टेट देता है सेंटर को अपने MBBS कॉलेजेस में, उसमें सेंटर मॉपअप नहीं करता है। अगर सेकेंड राउंड के बाद कोई भी सीट उन कॉलेजेस में बच जाती है तो वो स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाती है उनके पर्टिकुलर और रिस्पेक्टिव काउंसलिंग के लिए। तो बच्चे मुझसे पूछेंगे सर फिर मॉपअप होता तो है, मॉपअप होता किसके लिए? मॉपअप होता है सेंटर यूनिवर्सिटीज के लिए, डीम्ड जो मतलब बहुत ही अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनके लिए, ESIC कॉलेजेस के लिए, और इस साल तो एम्स और जिपमर भी जैसे आ गया है नीट के अंदर और MCC ही उनकी काउंसलिंग करेगा तो उनके लिए भी होगा। तो उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 10 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में। फिर वहीं चॉइस फिलिंग होगी, प्रोसेस अलॉटमेंट का चलेगा, फिर आपको अलॉट होगी और आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 18 से 26 के बीच में। अगर इसके बाद भी कोई सीट बच जाए तो वो सीट फिर स्टे वैकेंसी के लिए जाती है, जो मोस्टली नहीं ही होता है सेंटर यूनिवर्सिटीज के लिए, लेकिन फिर भी हाँ एक स्टे वैकेंसी की अलॉटमेंट होती है, वो 27 से 31 दिसंबर के बीच में। तो बेसिकली जो सेंटर काउंसलिंग है वो 31 दिसंबर तक चलने वाली है, तो आप अपने क्लासेस को जनवरी से पहले तो उम्मीद मत ही करिएगा। चलिए आप देख लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं नीट के काउंसलिंग के लिए। तो यह है मिनिमम मार्क्स जो अप्लाई कर सकते हैं। हम बच्चे हंस रहे होंगे कि सर मिनिमम मार्क्स का क्या, हमारे तो 600 पे एडमिशन हो रहा है, लेकिन 147 नंबर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो 180-200 नंबर में भी एडमिशन ले लेती है। फीस ज्यादा होती है 25 से 26 लाख साल की, बट एडमिशंस होते हैं, तो ये मिनिमम मार्क्स काफी जरूरी है। अगर आपको अब्रॉड जाना है तो भी यही मिनिमम मार्क्स मैटर करते हैं। अब आती है बात की एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी ऑफ काउंसलिंग, मतलब क्या फीस रहेगी और कैसे एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा सेटअप होता है। तो मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब हम देख लेते हैं फीस। तो फीस जो होती है बच्चों वो 2 तरह की फीस आपसे ली जाती है। सबसे पहले देख लेते हैं अगर आप 15% कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक DU, AMU, BHU, जामिया, AFMC, ESI, एम्स, जिपमर, इन सब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या फीस रहेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है 1000 रुपए की अनरिजर्व कैंडिडेट्स को, और 500 रुपए की SC, ST, OBC एंड PH कैंडिडेट को। क्योंकि ये एक एप्लीकेशन फॉर्म फीस है तो ये रिफंड नहीं होती है। इसके बाद आपको एक रिफंडेबल सिक्योरिटी फी देनी पड़ती है जो 10,000 की होती है जनरल के लिए, और 5,000 की होती है SC, ST, OBC और PH के लिए। यह अमाउंट रिफंड हो जाता है अगर आपने फॉरफिट नहीं की है फीस। फॉरफिट की क्या पॉलिसी रहेगी, किस राउंड में कैसे काउंसलिंग होती है, क्या क्या कॉलेजेस इंक्लूडेड होते हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो आएगी, तो आप उसके लिए वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आती है बात कि सर डीम्ड यूनिवर्सिटीज का क्या। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जब आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है अब तो 5,000 रुपए देने पड़ते हैं, और इसी में 15% ऑल इंडिया कोटा भी इंक्लूडेड होता है। तो ऐसे नहीं कि आपको 5,000 प्लस 1,000 6,000 देने पड़ते हैं, नहीं, आपको सिर्फ 5,000 देने पड़ते हैं। ये सबके लिए, सारे कैंडिडेट के लिए सेम होता है। और रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट देनी पड़ती है आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में 2 लाख रुपए की, क्योंकि फीस भी बहुत ज्यादा होती है। तो आपसे एक तरीके का सिक्योरिटी अमाउंट किया जाता है ताकि बच्चे फायदा ना उठा सकें इस काउंसलिंग प्रोसेस का। अब आती है बात कि सर हमने जो रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी दी उसके रिफंड की क्या पॉलिसी है। तो बच्चों अगर ये फॉरफिट आप नहीं करते हैं, अगर आपकी एग्जिट फ्री हुई है काउंसलिंग से, और उसके क्या पॉलिसी है वो हम आपको बताएंगे हमारे अगले वीडियो में, तो आपका ये अमाउंट रिफंड हो जाता है, बहुत ही आराम से रिफंड हो जाता है। 100% गारंटी है कि रिफंड होगा ही होगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। आप आराम से बेफिक्र होकर काउंसलिंग कर सकते हैं। ये पैसे आपके कहीं नहीं जा रहे। अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो ये पैसे आपके ट्यूशन फीस में इंक्लूड हो जाते हैं, तो आपके पैसे कहीं नहीं जाते। अब आती है बात कि सर कैसे रिफंड होता है। तो MCC काउंसलिंग के 1-1.5 महीने बाद एक नोटिफिकेशन जारी करता है, और उस नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर आपके पैसे वापस हो जाते हैं। तो आप लगभग 2 से 3 महीना रखिएगा काउंसलिंग खत्म होने के बाद, तभी आपके पैसे वापस होंगे, हो जाएंगे, बट हाँ टाइम लगता है थोड़ा, 2 से 3 महीना। अगर आपने सीट नहीं ली, अगर आपने सीट ली है तो वो सीधा ट्यूशन फीस से कट जाएंगे।
आपको ट्यूशन फीस उतना कम देना पड़ेगा। और बात आती है कि कहाँ, तो बच्चों ये पैसे वहां जाएंगे जहां से आपने ट्रांजैक्शन किया था, मतलब वही सेम अकाउंट जहां से ये अमाउंट कटे थे। तो मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप वो अकाउंट चालू रखिए जब तक एटलीस्ट ये पैसे वापस नहीं आ जाते, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आपको विजिट करना पड़ता है एमसीसी ऑफलाइन एंड ऑल दैट, तो वो चीजें ना करनी पड़े, इसलिए आप इस अकाउंट को एक्टिव रखिए एटलीस्ट उस टाइम तक। अब बहुत बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर एमसीसी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए जो काम करता है, ताकि हमको कोई और डाउट हो तो हम कॉल कर सकें। तो ये हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, कॉल सेंटर नंबर, टोल फ्री नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल्स, फाइनेंस अकाउंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इन नंबरों पे कॉल कीजिए और पता कर लीजिए। अगर आपको इससे भी ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और डाउट्स हैं आपके, कोई एफएक्यूज हैं, तो आप इस साइट को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये साइट भी हमारी टीम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देगी। इसी के साथ हमारा ये वीडियो तो एंड हो गया है। हम अपने अगले 1-2 वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड हैं 15% कोटा के अंदर, उनके अंदर क्या सीट्स हैं, उनके कट ऑफ कितने रहेंगे, टीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें रिजर्वेशन है कि नहीं है, इस साल की रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, कौन से रिजर्वेशन कैटेगरीज इस साल अप्लाई हो रहे हैं, क्या कुछ बढ़ाया है, क्या कुछ घटाया है, वो सब हम आपको अगले 1-2 वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए, ताकि जब वो वीडियोस आएँ तो आप नोटिफाइड हो सके। हमारी इस मेहनत के लिए अगर आप लाइक करना चाहें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।